हेलो बच्चों, आज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ वो है क्लास 7 की एनसीईआरटी बुक वसंत भाग 2 में चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला, जो एक कहानी है जिसको भगवती प्रसाद वाजपेयी जी द्वारा लिखा गया। मतलब इसके जो लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी जी हैं। ठीक है। जो ये एक कहानी है, इस कहानी में क्या होता है, इसमें है कि मतलब एक फेरी वाला होता है, एक आदमी होता है जो तरह तरह का सामान बेचने के लिए गलियों में आता है। वह बहुत मीठा स्वर, उसका मीठा स्वर होता है, बच्चों का मन मोह लेता है। वो खिलौना बेचता है, कभी मुरली बेचता है, कभी मिठाई बेचता है। तो चलो अब इस कहानी को पढ़ते हैं, आगे क्या होता है इसमें। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। कि गलियों में घूमता हुआ मीठे स्वर में बोलता है कि बच्चों का मन बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। कि वो इतना मधुर स्वर में गाता है, इतना मीठे स्वर में गाता है कि सब सुनने वाले सब सुन के एकदम अस्थिर हो जाते हैं, हो उठते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त मतलब स्नेह अभिव्यक्ति से युक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। और जो इसके मधुर गाना को सुनकर क्या वहाँ के जो आसपास के जो मकान थे, घर थे, उनमें भी मधुर स्वर सुनाई पड़ता था, मतलब हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। यहाँ क्या चिको, चिको का मतलब क्या है? चिको जो बांस की डंडियों से एक तरह से पर्दा होता है, उसको क्या चिक बोलते हैं। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता, और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। जहाँ बच्चा आ जाते हैं, झुंड इकट्ठे बच्चों का ग्रुप इकट्ठा हो जाता है, झुंड इकट्ठा हो जाता है, वहीं में उसको घेर लेते हैं। तो वहीं में क्या वो खिलौने वाला बैठकर अपने खिलौने की पेटी को खोल देता है। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। पुलकित मतलब खुश हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। पूछते इचका दाम क्या है और इचका। अभी क्या वो बच्चे छोटे छोटे थे, तुतला तुतला कर बोलते थे इचका दाम क्या है, इसका दाम क्या है, और इचका दाम क्या है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। और बच्चों के इच्छा अनुसार जो उनको पसंद आता बच्चों को, वो खिलौने उनको दे देता है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते, और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता, और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। मतलब उसकी जो आवाज़ थी वो एक गली से दूसरी गली में ऐसे ही साफ सुनाई दे रही थी। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोड़ा कैसा सुंदर है, कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर है, कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, और देखो मेला कैसा सुंदर है। और मुन्नू बोलता है, और मेरा देखो, मेरा कैसा सुंदर लग रहा है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, उन चुन्नू मुन्नू की माँ कौन थी? रोहिणी, कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। मतलब इन दोनों का खेल देखती रही थोड़ी देर के लिए। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, मतलब 2 पैसे में लिए हैं। खिलौने वाला दे गया ये। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है।
एक जरा सी बात ठहरी। रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। मतलब 6 महीने पहले किसका समाचार फैला हुआ था, बातचीत होती थी खिलौने वाले का। अभी क्या खिलौने वाले के आवाज़ तो नहीं सुनाई देती थी, अब क्या 2-4 दिनों से मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया था। लोग कहने लगे, भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौना भी बेचा करता था? हाँ, जो आकार प्रकार तूने बतलाया उसी प्रकार का वह भी दिखता था। मतलब बोल रहे हैं कि जिस तरह से तुमने उसका आकार बताया है, शकल सूरत बताई है, उसी प्रकार का वो खिलौना वाला दिखता था। तो वही होगा, पर भाई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती होगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। मृदुल मतलब मीठा कोमल, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। स्मरण मतलब याद, अचानक से याद आ गया उसको भी। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। चुन्नू मुन्नू कौन थे? रोहिणी के बच्चे थे। क्या पता फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले। वो क्या समाचार पत्र पढ़ रहे थे और अपने हाथ में समाचार पत्र लेकर ही मुरली वाले से बोलने लगे। क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, हम भी लें दे मुरली और हम भी लें दे मुरली। और वो सब बच्चे क्या एक साथ बोलते हैं, हम भी मुरली लेंगे और हम भी मुरली लेंगे। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब बहुत खुश हो जाता है, अंदर से भी बहुत खुशी महसूस होती है उसको। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौट थोड़े ही जाएंगे। बेचने तो आए ही हैं, और हैं भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी है? दी तो वैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मतलब अंदर से भी उनको मुस्कुराहट दिख रही थी और फेस पे भी दिख रही थी मुस्कुराहट। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव में है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा। अप्रतिभ मतलब उदास हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी कि इनकी असली लागत क्या है?
यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे। ग्राहक मतलब जो सामान खरीदता है, जैसे हम कुछ सामान खरीदेंगे तो हम क्या, ग्राहक हैं। पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मूली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थी। बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यह है। वो क्या, मुरली वाला क्या था, बहुत मीठी मीठी आवाज़ में तो बोलता ही था, और साथ में बच्चों से इतना अच्छे से प्यार से बात करता था, जैसे राजा बाबू, तुम ले लो बाबू, ये सब बात करता। हाँ भाई तुमको वही देंगे, ये लो, तुमको वैसी ना चाहिए नारंगी रंग की, अच्छा वही लो। ले आए पैसे। अभी कोई बच्चा पैसे लेके आता है तो उससे मुरली वाला बोलता अच्छा पैसे ले आए, ये लो तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से यह निकाल रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, अभी किसी बच्चे को पैसे ही नहीं मिले थे घर से, तो उससे क्या बोलता है मुरली वाला, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे न होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे, कि तुम्हें अब की बार पैसे मिल जाएंगे। तुम अच्छे से अम्मा से धोती पकड़कर पैरों में लिपट जाना और अम्मा तुमको पैसे दे देगी। उस तरह में क्या मुरली वाला बोलता है। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा अब तो किसी को नहीं लेना, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है, अभी किसी बच्चे के माँ के पास पैसे नहीं थे, तो अच्छा तुम भी यह लो, तुम भी ये ले लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। और जिनके पास पैसे नहीं होते तो मुरली वाला उनको ऐसे फ्री में ही सामान दे देता था। ठीक है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का छीन स्वर दूसरी निकट की गली में सुनाई पड़ता है। छीन मतलब धीमी आवाज़, कम आवाज़ में। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले को का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आ गए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। मतलब महीने महीने हो गए, बहुत महीना हो गया, मुरली वाले की आवाज़ वो फिर सुनाई नहीं दी थी। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। उसकी जो यादें थी वो भी ख़त्म होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। किसकी, मुरली वाले की और खिलौने वाले की। ठीक है। अब 8 मास बाद, अब क्या हुआ, 8 महीने के बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित मतलब जो पानी गीले केस होते हैं ना, उनसे पानी टपकता रहता है, उसको क्या आजानुलंबित बोलते हैं। केस राशि सुखा रही थी। मतलब अब रोहिणी क्या स्नान करके अपने छत पर अपने बाल सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। पहले कौन था, पहले खिलौने वाला बन के आया था, फिर वही मुरली वाला आया बनकर, फिर अब क्या है, मिठाई वाला बनकर आया है। हम चिक की बात कर रहे थे ना, ये है वो चिक जो इसके चिक के पीछे
छिपी हुई है रोहिणी। ठीक है। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। अब जब मिठाई वाला आ गया तो उसके जो आवाज़ थी वो जानी पहचानी थी। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा नानी दादी थी। वृद्धा मतलब बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी, गोल, पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ। एक पैसे की कितनी? 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर, मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो। यह पैसे रहे। रोहिणी बोल रही है बहुत सस्ती दे रहा, फिर भी 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। अभी बुढ़ी दादी क्या बोल रही है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज़्यादा मोल भाव करना भी नहीं आता। कहते हुए दादी की पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी। मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। कि मतलब मैं यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ, उससे पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, मतलब चिक के पीछे से छिपकर ही बोल रही है। पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? व्यवसाय मतलब व्यापार, जो ये काम करता है। वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे? अभी रोहिणी पूछ रही है, सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। अभी रोहिणी से मुरली वाला बोल रहा है कि आप जानकर क्या करोगे, उन सब बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। अब रोहिणी पूछ रही है कि जब इतना सब कुछ बता दिया तो और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब जानने की इच्छा। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री,
छोटे छोटे तो बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। मुझसे लो, यह कहकर तत्काल कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। ठीक है बच्चों, अब इससे अगली वाली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।